हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल आशीष तिवारी एकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस। 2 मार्क्स क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम कवर करेंगे होम साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, आप लोगों तक आ जाएगी। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन की वीडियो है, ये हमने कवर कर लिया है। 2 मार्क्स कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में यही क्वेश्चंस आते हैं और यही से आपको आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे अगर आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। और इसी के लिए आज हम इस वीडियो को अपलोड कर हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए? सबको पता है कि क्या पढ़ना होता है, राइट? सिलेबस सबको पता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या नहीं पढ़ना है। रट्टू तोते की तरह हर एक चीज़ नहीं रटनी होती है। दिमाग लगा के आप सबको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उनका पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट करते हो कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। वही आपका काम हमने आसान करके इस वीडियो को बनाया है, जिसके अंदर जो जो क्वेश्चंस हमें लगता है कि आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस हमने किए गए हैं। हमने 50 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। आपको अपना सिलेबस, आपके चैप्टर्स की समरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, हर एक चैप्टर के अंदर क्या सिखाया गया है। एंड अगर आप ये 50 क्वेश्चंस कर लोगे तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है, और आप अपना 80 to 90% सिलेबस भी यहीं पे कवर कर लोगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं छोड़ी गई है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। Yes. So your first question is, what are fine motor skills? Give 2 example of fine motor skills developed in early childhood in the children aged 3 to 5 years. देखो, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं? ये वो स्किल्स होती हैं जिनके अंदर आपके हाथों की, उंगलियों की, ये जो स्किल्स होती हैं इसके अंदर आपके हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल करना आप सीखते हो धीरे धीरे। 3 to 5 ईयर स्टूडेंट चिल्ड्रन के लिए है ये। 3 से 5 साल के बच्चे सबसे पहले क्या चीज़ें सीखते हैं? सबसे पहले वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं, राइट? वो धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, अपने हाथों को अपनी फिस्ट को टाइट करते हैं, वो खोलते हैं, हाथों को चलाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ जो बच्चों में डेवलप होती है, कौन सी मोटर स्किल होती है? वो आपका हैंड एंड बॉडी मूवमेंट होती है। ठीक है, राइटिंग करना, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना, बटनिंग करना। 2 एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ड्राइंग करना एंड स्ट्रिंगिंग बीड्स और असेंबलिंग स्मॉल टॉयज। बच्चों को छोटे छोटे टॉयज वो कैसे अरेंज करते हैं, यही मोटर स्किल्स होती है, राइट? सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथिंग शुड अ फूड हैंडलर वियर? यानी कि जो खाना पकड़ते हैं उनको किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? अ फूड हैंडलर शुड वियर क्लीन लाइट कलर्ड लूज। जो फूड हैंडलर है उसको साफ और लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जो कि ढीले हो और कंफर्टेबल हो। ठीक है, उनको हैट वगैरह भी पहननी चाहिए ताकि वो अपने हेड को और हैंड्स को कवर कर सके, ताकि खाना खराब ना हो, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पे खाने के अंदर किसी के बाल मिलते हैं, किसी के अंदर कुछ नाखून वगैरह मिलते हैं। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हम अपनी बॉडी को, जो फूड वाले लोग हैं जो फूड हैंडल करते हैं, वो लोग कवर करके रखते हैं। आपने होटल्स के अंदर भी देखा होगा, राइट? सभी जगह लोग क्या करके रखते हैं? वो अपने हाथों में ग्लव्स रखते हैं, राइट? अपनी कैप रखते हैं, उनका वाइट सूट होता है। तो इसीलिए होता है ताकि खाने के अंदर कोई भी चीज़ कंटेमिनेटेड ना हो सके। Define food safety and mention 2 ways in which FSSAI ensures food safety. FSSAI जो है वो इंश्योर करता है फूड सेफ्टी को। ठीक है, फूड सेफ्टी मीन्स दैट द फूड इज क्लीन, सेफ एंड नॉट हार्मफुल टू हेल्थ। ये चीज़ क्या कि जो खाना हम खा रहे हैं वो खाने लायक है, ठीक है, वो सेफ है और वो जो है खतरनाक नहीं है। FSSAI की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये FSSAI की फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो 2 ways in which FSSAI इंश्योर्स फूड सेफ्टी, कैसे इंश्योर करता है? ठीक है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स एंड इशूइंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस।
तो जो भी कंपनीज अपनी फूड कोई भी अपनी पैकेज फूड वगैरह अगर इंट्रोड्यूस करना चाहती है मार्केट में, तो उससे पहले उनको FSSAI का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहना कंपलसरी है। अगर उनके पास वो चीज़ नहीं है तो वो इंडियन मार्केट के अंदर अपना ग्लोबली यानी कि नेशनली ग्लोबली अपने फूड का सप्लाई नहीं कर सकते हैं। टेस्टिंग फूड सैंपल्स एंड टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट अडल्ट्रेटेड एंड अनसेफ फूड्स। जो फूड सैंपल को टेस्ट करना कि भाई ये किस प्रकार का खाना दे रहे हैं, वो पैकेज फूड कैसा है, कितने टाइम के बाद वो ख़राब होता है, कब तक वो सेफ़ होता है खाने के लिए, ये सारी चीज़ें पहले FSSAI देखता है, चेक करता है। और जो वो मतलब कि जो चीज़ें वो पैकेट पे दिखा रहे हैं वो असलियत में है भी कि नहीं, ये चीज़ करना चेक करना इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, हालांकि जी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू सिंडेट्स गिव अ बेटर रिजल्ट देन सोप। ठीक है, तो सिंडेट्स गिव बेटर रिजल्ट देन सोप बिकॉज दे लैदर वेल इन हार्ड वाटर। वो क्यों है, सिंडेट्स बेटर क्यों है, क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा फोम प्रोवाइड करते हैं, लेदर उनका काफ़ी ज़्यादा निकलता है जिससे जो है कम डैमेज होता है। ठीक है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा दैट जो फोम है, जो झाग है, वो बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर केमिकल कम हो जाता है। जब उसका वो फोम बन जाता है तो उसके अंदर केमिकल कम रह जाता है। ठीक है, तो बॉडी के नेचुरल ऑयल को वो फोम है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता कि वो उसको हटा सके। ठीक है, वो स्ट्रिप नहीं कर पाता है। आपके शरीर के आपकी बॉडी नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है, आपने खुद देखा होगा राइट। जब आप 4-5 दिन अपने सिर को नहीं धोते तो वो ऑयली हो जाता है अगर आप टच करते हो तो बिल्कुल वैसे ही आपकी बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है। सबसे ज़्यादा फेस और हेयर पे होता है, फेस पे होता है, नोज़ के आसपास, और स्कैल्प पे तो पूरे पे ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की ना एक pH होती है, एसिडिक और बेसिक नेचर की। तो pH के अकॉर्डिंग अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को रगड़ोगे वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, आपका नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाएगा जिससे आपकी स्किन खराब हो जाती है। ठीक है, जब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो है उनकी बॉडी टाइप से अलग, अपनी स्किन टाइप से अलग कोई प्रोडक्ट वो इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उससे जो है ड्राइनेस हो जाती है या फिर वो ओवर मॉइस्चराइज्ड हो जाती है वो स्किन। ठीक है, इसीलिए सिंडेट्स बेटर इसीलिए होते हैं, सिंडेट्स बेटर इसीलिए होता है क्योंकि ये झाग बहुत ज़्यादा देते हैं और झाग आपकी नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप नहीं कर पाता है। जबकि जो साबुन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है आपकी बॉडी पे, आपके नेचुरल ऑयल को बिल्कुल स्ट्रिप कर देता है, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। ठीक है, और ड्राई स्किन जब तक आपकी प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन नहीं होगा आपकी स्किन खराब होने का पूरा वो रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके शरीर में से पानी चला जाए, सिर्फ सूखा बच जाए, तो आपकी डिहाइड्रेशन तो होगा ना बॉडी के अंदर, वैसे ही आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड होने लग जाती है। What factors will you consider when sorting clothes before washing? कपड़े धोने से पहले किस प्रकार से आप अपने कपड़ों को अलग अलग तरीके से बांटोगे। सबसे पहले होता है भाई कलर के अकॉर्डिंग। आपने अपने घर पे भी देखा होगा आपकी मम्मी जो है वो सबसे पहले सफ़ेद कपड़ों को अलग निकाल के रखती है, सफ़ेद कपड़े अलग से धुलेंगे, बाकी रंग वाले कपड़े अलग से धुलेंगे। क्यों करती है ऐसा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब एक साथ सभी कपड़े डाल दो तो कलर लग जाता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होता और वो निकल के कलर आपके सफ़ेद कपड़ों पे लग जाएगा और फिर आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक, हाँ टाइप एंड टेक्सचर भी होता है। जैसे सिल्क हो गया, सिल्क को आप ऐसे ही मशीन के अंदर नहीं डाल सकते, उसको आपको बहुत केयरफुली वॉश करना पड़ता है। कॉटन हो गया, कॉटन को आप मतलब कि हार्ड भी धो सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे वुल हो गया, हर किसी चीज़ को धोने का अलग तरीका होता है। जैसे आपके घर पे खुद ऐसी ड्रेसेस होंगी जो आप नहीं धुलवा सकते हो, जो आपको सिर्फ ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी पड़ती है, तो उसका एक रीज़न होता है। स्टेट 2 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन सॉर्टिंग लेफ्ट ओवर फूड। जब आप बचा हुआ खाना सॉर्ट करते हो तो कौन सी 2 चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली क्या है कि आपको खाना ठंडा करना है और फिर उसको एक साफ़ चीज़ के अंदर डालना है, वो कंटेनर साफ़ होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए दैट आपको उसे फ्रिज में रखना है और 24 घंटे के अंदर अंदर खा लेना है। ठीक है, फ्रिज है इसका मतलब ये नहीं है आप एक एक महीने तक उस चीज़ को स्टोर करके रखोगे। एक अगर आप नेचुरल साइकिल के अकॉर्डिंग देखो तो जो आपका खाना होता है वो सिर्फ 4 घंटे तक फ्रेश होता है, यानी कि उसकी न्यूट्रिशियल वैल्यू सिर्फ 4 घंटे तक रहती है, उसके बाद वो डेड फूड कहलाता है। ठीक है,
तो 4 घंटे तक ही खाना चाहिए अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो। लेकिन अगर एडिबल सिर्फ 24 घंटे तक रहेगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा, वो खाना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हाँ जी, तो खाना जो है, न्यूट्रिशियल वैल्यू जो आपके खाने के अंदर जो प्रॉपर आपको जो वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी आपका न्यूट्रिशियल वैल्यू होता है, वो सिर्फ 4 घंटे तक ज़िंदा रहता है। उसके बाद आपके खाने के अंदर कोई भी न्यूट्रिशियल वैल्यू नहीं बचता है, लेकिन वो 24 आवर्स तक एडिबल रहता है, यानी कि खाने लायक रहता है। 24 घंटे के बाद वो खाने लायक भी नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंस्टेंटली खा लेनी चाहिए, आपको उसे फ्रिज में भी स्टोर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, लिस्ट 4 वेज इन विच कंज्यूमर एजुकेशन हेल्प कंज्यूमर्स। वो कौन सी कंज्यूमर एजुकेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए। कंज्यूमर्स कौन होता है? जो चीज़ें खरीदता है, आप ही तो खरीदते हो। ठीक है, इट इन्फॉर्म्स कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स। आपको आपके हक का पता होना चाहिए। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा जीएसटी आपसे वैसे भी ले लेते हैं, और फिर रेस्टोरेंट्स के साथ क्या होता है, वो आपको जीएसटी भी पे करवाते हैं और फिर आपको सर्विस अलग से चार्ज करते हैं वो लोग, जो कि इलीगल है। ठीक है, इलीगल तो नहीं कहेंगे बट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सर्विस अगर वो जीएसटी ले रहे हैं तो उन्हें सर्विस चार्ज लेने का कोई वो हक नहीं है। ओके, इट हेल्प्स इन चूजिंग द राइट एंड सेफ प्रोडक्ट्स। अगर आपको पता है कि भाई कौन से इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी के लिए सेफ़ है, कौन से आप खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको खरीदनी चाहिए। इट टीचेज हाउ टू अवॉइड फ्रॉड एंड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ के अंदर मिलावट करना। जैसे दूध के अंदर मिलावट, पानी का मिलावट कर दिया तो उसे अडल्ट्रेशन कहा गया। वो अडल्ट्रेट दूध है, वो प्योर तो नहीं है ना। इट एक्सप्लेन द कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसेस। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपको कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि आपको किसके पास जाना है और किस प्रकार की शिकायत करनी है। टू सेव एनर्जी, टास्क शुड बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एनर्जी सेव करने के लिए, अपनी शक्ति को बचाने के लिए जो कोई भी काम है वो एक तरीके से करना चाहिए। वो क्या तरीका है? ठीक है, तो देखो टास्क जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में करने चाहिए, ताकि आप बेफालतू की एनर्जी कहीं पे वेस्ट ना करो, ना फिर आप ना टाइम वेस्ट करो। जैसे कि किचन के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वेजिटेबल्स को काट लो, फिर उसको लाइट गैस पे कुक करते रहो। देखो आपने कई बार देखा होगा दैट आपकी मम्मी जो है वो सब्जी तो काट रही है, लेकिन उन्होंने कढ़ाई पहले ही चढ़ा के रखी हुई है गैस पे, बिल्कुल धीमी आंच पे। वहाँ से टाइम कैसे बच रहा है मम्मी का, कि जैसे ही सब्जी कटेगी वो सीधा कढ़ाई के अंदर डाल देंगी, क्योंकि कढ़ाई तब तक गर्म हो चुकी है। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। आपने वैसे भी देखा होगा दैट अगर आपकी मदर घर पे सब्जी बना रही है तो वो साथ साथ आटा भी गूंद रही है, तो जब तक वो आटा गूंद के तैयार करेंगी तब तक सब्जी बन जाएगी। तो ये टाइम सेविंग हो गया। ये आपके घर में डेली होता है, इस जस्ट आप कभी नोटिस नहीं करते हो। ठीक है, सजेस्ट 4 वेज टू प्रॉपरली क्लीन गार्बेज कैन इन योर किचन टू योर यंगर सिस्टर। देखो, द गार्बेज शुड बी एम्प्टीड डेली टू प्रिवेंट ओडोर एंड इंसेक्ट्स। भाई आपको डेली कचरा साफ करना चाहिए। अगर आप उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखोगे तो आई मीन कीड़े तो आएंगे ही, राइट, ऑर्गेनिजम्स तो आएंगे ही, क्योंकि वो डिग्रेडेबल वेस्ट है। तो जो चीज़ आपके लिए ख़राब है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना बन जाती है, तो इसीलिए वो लोग आके खाते हैं। ठीक है, हाँ जी, बायोडिग्रेडेबल माने कि जो डिग्रेड हो जाती है जो चीज़ें, मतलब कि आप नहीं खा सकते तो दूसरे जानवरों के लिए वो यूज़फुल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेड बॉडीज़ होती है। ठीक है, मान लो कि कोई डेड बॉडी है और वो कहीं पे जंगल में पड़ी हुई है, तो उसको वल्चर्स आके खा लेंगे। ठीक है, वो वल्चर्स का खाना हो जाएगा, क्योंकि वो डिग्रेडेबल है, क्योंकि वो साफ़ हो सकते हैं। द गार्बेज कैन शुड बी वॉश्ड रेगुलरली विद, हाँ, गार्बेज कैन, भाई जो आपका डस्टबिन है आपको उसको डेली सोप और डिटर्जेंट से धोना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको धोएंगे नहीं तो कचरा उसके अंदर रह जाएगा और फिर से जिस चीज़ से आप बचने के लिए कर रहे हो वही दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, अब प्लास्टिक लाइनर और गार्बेज बैग शुड बी यूज्ड इन द गार्बेज कैन। गार्बेज कैन के अंदर सीधा कचरा नहीं डालना होता है, उसके अंदर आपको कोई थैली वगैरह रखनी चाहिए जिसके अंदर आप इकट्ठा कर सको, और फिर उसको सीधा थैली को उठा के आप अपने गार्बेज ट्रक के अंदर डाल सको। आफ्टर वॉशिंग द गार्बेज कैन बी ड्राइड इन द सन एंड केप्ट कवर्ड। ठीक है, तो जो गार्बेज कैन है उसको धोने के बाद पहले सुखाओ, गीली चीज़ों में बहुत ज़्यादा कचरा होता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड हेल्प्स
food contamination. Suggest 4 hygiene practices to your younger sister that should be followed when storing food in the refrigerator at home. देखो, प्रॉपर खाने को अच्छे से अगर आप स्टोर करके रखोगे तो आपका खाना खराब नहीं होगा. कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि भाई आपका खाना कंटेमिनेटेड हो चुका है. कंटेमिनेटेड कैसे होता है भाई, उसके ऊपर एल्गी लग गया, उसके ऊपर फंगी लग गया, आपके वो ग्रीन ग्रीन जो फफूंदी आती है वो फंगी होता है, ठीक है, फंजाई. सजेस्ट 4 हाइजीनिक प्रैक्टिसेस. अब वो कौन सी ऐसी 4 प्रैक्टिसेस है जो आप अपने छोटे भाई या बहन को बताओगे जिसे फॉलो करना चाहिए जब आप फ्रिज के अंदर खाना रख रहे हो. सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि जो खाना आप रख रहे हो वो आप क्लीन कंटेनर के अंदर रखो, ठीक है. आप जो भी कटोरी, अगर आप कटोरी के अंदर खाना रख रहे हो तो वो कटोरी साफ होनी चाहिए, ठीक है. कीप रॉ एंड कुक वेजिटेबल्स सेपरेट टू प्रिवेंट क्रॉस कॉन्टेमिनेशन. आपने अपने घर पे देखा होगा कि वेजिटेबल्स जो है वो फ्रिज के सबसे नीचे वाले उसके अंदर जाती हैं, स्टोरेज के अंदर. एक अलग से स्टोरेज होता है जहाँ पर आपकी मदर जो है वो रॉ वेजिटेबल्स रखती है, ठीक है. और एक अलग से सेक्शन होता है जिसके अंदर आपकी मदर जो है सब्जी वगैरह जो भी कुक्ड फूड है वो अलग सेक्शन में जाएगा. ऐसा क्यों करती है वो? ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो जाए. कभी कभी क्या होता है कि जो खुशबू है वो ही दूसरी जगह ट्रैवल हो जाती है और फिर एक दूसरे की खुशबू जाकर वो खाना खराब हो जाता है. आपने बहुत जगह देखा होगा दैट आपके घर पे आपकी मम्मी जो है वो जब जैसे आपका वो हो गया लस्सी और दूध और दही, कभी आपकी मम्मी एक साथ नहीं रखेंगी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खट्टापन जब वो खट्टापन ट्रैवल होके आ जाता है दूध के अंदर. आप कभी देखना, आप खुद ट्राई करना कि जब आप दो चीज़ों को लंबे समय तक 5-7 घंटे अगर एक जगह पे रखोगी तो आपका दूध खट्टा हो जाएगा और फिर वो फट भी जाएगा, ठीक है. इसीलिए एक जगह पे उनको नहीं रखा जाता है. और क्लीन द रेफ्रिजरेटर रेगुलरली. आपको अपना फ्रिज साफ रखना चाहिए, ठीक है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा कह देती हूँ. फुल फॉर्म्स आपकी जितनी भी आई है लगभग ये सब याद कर लो. कम ही फुल फॉर्म्स है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेम एनी 2 फूड आइटम इन विच दिस मार्क इज डिस्प्ले. देखो, FSSAI का मार्क कहाँ पे होगा? जितनी भी खाने की चीज़ें तो सभी लिख दो. कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं? बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, आपके पास्ता के पैकेट्स हो गए, आपका स्नैक्स हो गए, आपके वेफर्स हो गए. कितने सारे एग्जाम्पल है खाने की. जो चीज़ आए ध्यान में वही लिख दो, ठीक है. लिस्ट एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंज्यूमर्स इन अ कंट्री वाइल बाइंग फूड आइटम्स. वो ऐसी कौन सी 4 दिक्कतें हैं जो हमारे लोगों को खाना खरीदते समय होती है, ठीक है. रिसीविंग अडल्टरेट और काउंटरफीट फूड आइटम्स. ये बिल्कुल ट्रू है. आपने देखा होगा दैट एक ही चीज़ की डुप्लीकेट बहुत सारी बन के आई हुई होती है, ठीक है. अभी रियल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कैडबरी चॉकलेट है, ठीक है. कैडबरी का चॉकलेट है, उसकी पता नहीं ढेरों छोटी छोटी सब्सिडीज सब डायरीज आई हुई है. कोई 5 रुपये की चॉकलेट बेच रहा है, कोई 10 रुपये की चॉकलेट बेच रहा है, जबकि वो दावा कर चुके हैं दैट ये सब नकली प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा असली प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है. तो एक तो मिलावट का खाना तो हर जगह ही है, ठीक है. और काउंटरफीट फूड आइटम्स और फ्रॉड इन वेट एंड क्वांटिटी. वेट और क्वांटिटी के अंदर फ्रॉड कर देते हैं. कह देते हैं कि भाई हम तो 100 ग्राम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जबकि वो होता है असली में 90 ग्राम. तो ये भी एक फ्रॉड ही हो गया. लैक ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपायरी डेट और लेबलिंग. एक्सपायरी डेट और लेबलिंग के बारे में भी गलत इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करते हैं. अभी कुछ दिन पहले अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा दैट एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर क्या कर रहे थे दैट एक फैक्ट्री के अंदर लोग डेटोल का जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है उसको लेके और उसकी डेट चेंज कर रहे थे. उस एक्सपायरी डेट को हटा के उसकी जगह दूसरा स्टैम्प लगा रहे थे नई डेट का. तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है. सेलिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी फूड. स्टैंडर्ड के क्वालिटी फूड्स को नहीं बेचते हैं, वो बता देते हैं ये स्टैंडर्ड की चीज़ है जबकि एक्चुअल में वो होती नहीं है. अगर आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे या फिर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है. अ शीट हैज़ अ स्टेन ऑफ टी, वेजिटेबल, मिल्क एंड एग. आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ ईच स्टेन, ठीक है. तो देखो टी जो है वो टेनिन का स्टेन है, ठीक है. हाँ जी. वेजिटेबल कौन सा हो गया? ऑयली एंड ग्रीसी स्टेन. क्यों? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल पहले डलता है, फिर सब्जियां डलती है, फिर बनती है, राइट. मिल्क क्या हो गया? प्रोटीन स्टेन. ये मैं 1 मार्क्स वाले वीडियो के अंदर पढ़ा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें. तो अगर आपको ये नहीं आती है पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है.
अगर आप बैठ के ध्यान से देख लोगे ये वीडियो, 1-1.5 घंटे का ही वीडियो है, पूरा वीडियो देख लोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी वहाँ पे बता चुकी हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन अभी वैसे शॉर्ट में बता रही हूँ, बट अच्छे से मैंने एक्सप्लेन इस वीडियो के अंदर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे आप विजिट करके देख लो, ठीक है। इंक जो है वो आपका डाई इंक है, क्योंकि इंक जो है किसी भी प्रकार की इंक, पेंट हो गया, इंक हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो आपका केमिकल स्टेन के अंदर आती है, केमिकल इंक स्टेन के अंदर आती है। Why should सुरेश buy standardized goods? Give 2 reasons. सुरेश क्यों स्टैंडर्डाइज्ड खाना खाए, क्यों खरीदे वो वैसा खाना? तो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड इज चेक्ड एंड सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड जो गुड्स होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट पूरा सर्टिफाई करके देती है। हालांकि ये कितना सच है ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। दीज गुड्स आर सेफ, रिलायबल एंड चांसेस ऑफ बीइंग चीटेड आर लेस। ये सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं, और यहाँ पर आप कोई चीट करे इसका चांस भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीक लोड पीरियड एंड ऑफ पीक और लेजर टाइम, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये चीज़ भी मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि आपकी चीज़ें रिपीट हो रही है। आप अगर इन्हीं वीडियोज़ को ध्यान से देख लोगे तो और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो पीक लोड आवर्स क्या होता है, ये एक घर के अंदर दिन का ऐसा समय होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम एक साथ किए जाते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे काम होना। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा सुबह सुबह आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहती है, क्यों? क्योंकि पापा को ऑफिस जाना होता है तो पापा का टिफ़िन तैयार करो, बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बच्चों को कपड़े पहनाओ, उनको खाना खिलाओ, फिर उनके लिए टिफ़िन तैयार करो, फिर उनको छोड़ के आओ, ठीक है। आपके दादा दादी को उनको मेडिसिन देनी होती है, तो आपकी मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी रहती होगी, ठीक है। उस टाइम पे उनको बर्तन धोने हैं, किचन साफ करना है, सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा बिजी होती है, तो वो हमारा पीक लोड पीरियड हो गया, ठीक है। हाँ जी। फ्री और लेजर टाइम कौन सा होता है? जहाँ पर एक दिन का ऐसा समय जहाँ पर काम कम से कम होता है, ठीक है, जहाँ पर वो रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ जो करनी होती है वो कर सकते हैं। आपकी मम्मी दिन में फ्री होती है, आपसे जब स्कूल चले जाते हो, ठीक है, तो दिन में 12-1 बजे तक आपकी मम्मी फिर फ्री हो जाती है सबका खाना करके, फिर वो रिलैक्स कर रही होती है, ठीक है। द आफ्टरनून व्हेन लंच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड एवरीवन इज रेस्टिंग। हाँ जी। एवरी टाइम द सीजन चेंजेस सम क्लोथ्स आर स्टोर्ड अवे। जब भी सीजन चेंज होता है तो कुछ कपड़े जो है उनको अलग से रखा जाता है। व्हाट आर द 4 थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्टोरिंग क्लोथ्स? कपड़ों को स्टोर करने से पहले कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? कौन से? देखो, वॉश एंड ड्राई ऑल क्लोथ्स थ्रू आउट बिफोर स्टोरिंग देम। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, राइट? कोई भी कपड़े स्टोर करने से पहले आपकी मम्मी क्या करती है? उनको अच्छे से धोती है, फिर उनको अच्छे से धूप लगाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कमेंट सेक्शन में जिसको भी आता है इस चीज़ का जवाब देना कि आपकी जो मम्मी है वो धूप के अंदर, लाइक अगर उन्होंने अभी अभी सर्दियों के कपड़े निकाले तो वो सबसे पहले उनको धूप लगवाती है। ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, साइंटिफिकली आपके एग्जाम में भी आ सकती है, और ये वैसे भी हाइजीनिकली आपको पता होनी चाहिए। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। स्टोर क्लोथ्स इन अ क्लीन एंड ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस। क्लीन, ड्राई और अच्छे से वेंटिलेटेड प्लेस के अंदर चीज़ें रखी होनी चाहिए। आपने देखा होगा दैट आपकी मम्मी जो है वो कपड़ों के अंदर कपूर की गोलियां भी डाल रही होती है, राइट? कपूर की गोलियां क्यों डालती है वो? ताकि वहाँ पर इंसेक्ट्स ना आए, कपूर की गोलियां, और वो कपड़ों के अंदर जो गंदी स्मेल होती है वो भी नहीं आने देती, इसीलिए कपूर की गोलियां डाली जाती है। यूज नीम लीव्स एंड मोथ बॉल्स, ठीक है, मोथ बॉल्स अभी हमने डिस्कस किया, और नीम लीव्स भी डाल सकते हैं टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम इंसेक्ट्स। फोल्ड द क्लोथ्स नीटली एंड अरेंज देम इन प्रॉपरली ऑन हैंगर्स। अच्छे से कपड़ों को फोल्ड करो और हैंगर पे लटका दो जब तक अगला सीजन नहीं आ जाता। लिस्ट 2 वेज इन विच अ क्लॉथ मर्चेंट कैन चीट कस्टमर्स। भाई कौन से 2 तरीके हैं जिससे एक कपड़े वाला कस्टमर्स को चीट कर सकता है? सेलिंग इन्फीरियर और मिक्स्ड फैब्रिक एज प्योर फैब्रिक। प्योर फैब्रिक बता के मिक्स वाला चिपका देते हैं, ठीक है। गिव लेस लेंथ विड्थ ऑफ फैब्रिक वाइल क्लेमिंग टू प्रोवाइड फुल मेजरमेंट। पूरी मेजरमेंट के चक्कर में कम लेंथ और वेट मेजर करके दे देते हैं, तो इस तरीके से वो लोग चीट कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप लोग देख लेना।
FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेटिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री। स्टैंडर्ड होना चाहिए कंट्री का। आपने जापान के अंदर, कोरिया के अंदर देखा होगा दैट वहाँ के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। जापान का आप अगर वहाँ पर मार्केट में जाके किसी भी प्रोडक्ट को देखोगे तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इनको जो आपके कंजप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके खाने का पैकेज फूड होता है, वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि वो किसी भी प्रकार का ख़राब खाना नहीं बेच सकते हैं। पैकेट पे जैसा प्रोडक्ट दिखाया गया है अगर वैसा ही नहीं है तो जापान जो है वो ऐसी कंपनीज़ को बिल्कुल बैन कर देती है, उनके ऊपर केस ठोक देती है और वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देती है, ठीक है। जो कि अगर इंडिया में हो जाए तो हमारे देश की बात ही कुछ और हो जाए। दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर डे, ठीक है। इंस्पेक्टिंग फूड प्रोडक्ट्स एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द अडल्ट्रेट अनसेफ फूड, अडल्टर्ड अनसेफ फूड के खिलाफ एक्शन लेना। और अगर ये सच में इंडिया के अंदर होने लगे तो आई गारंटी यू 80% प्लस कंपनीज हमारी बंद हो जाएंगी। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारी कंपनीज के अंदर चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दैट आप कभी भी, आपको पढ़ना चाहिए वैसे तो, आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट आता है खाने का, आप हमेशा चेक करना उसके इंग्रेडिएंट्स में के अंदर आपको पाम ऑयल दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि पाम ऑयल को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है बॉडी के लिए। आपके कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है, आपकी बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट बढ़ता है, हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है पाम ऑयल की चीज़ें खाने से। और यही सब इसी ऑयल के अंदर हमारे लगभग 80 to 90% हमारे प्रोडक्ट्स इसी ऑयल में बनते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड क्वालिटी फूड्स टू कंज्यूमर्स, अवेलेबिलिटी करना चाहिए कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बिल्कुल अच्छा और सेफ्टी क्वालिटी वाला खाना पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें, जैसे मैंने आपको पाम ऑयल से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई जापान के अंदर कैसे होता है, तो ये चीज़ें अगर आप एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कभी एक ऐसी सिचुएशन आए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको उसका थोड़ा बहुत ही आंसर आता है, ज़्यादा नहीं आता है, तो एक काम करो, जितना आता है अच्छे से आना चाहिए, जितना भी आता है उतना लिख दो और उसके साथ में एक एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ से आप मतलब कि आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज अडल्ट्रेशन? नेम टू अडल्ट्रेट एडेड टू मिल्क। अडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग हार्मफुल और इन्फीरियर सब्सटेंसेस टू फूड आइटम। खतरनाक और इन्फीरियर यानी कि खराब चीज़ें आपके खाने के अंदर डालना जिससे उसकी क्वालिटी और न्यूट्रिशियल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या डाल सकते हैं? पानी डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या? सिट्रिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर टू इनहेंस कलर एंड और हाइड स्पॉइलेज। आपका दूध खराब है ये चीज़ छुपाने के लिए उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर और सिट्रिक एसिड डाल सकते हैं, ठीक है। सजेस्ट 2 ways टू प्लान अ लो कॉस्ट डाइट। कौन से 2 तरीके हैं जिससे आप लो कॉस्ट डाइट को आप कर सकते हो? यूजिंग सीजनल एंड लोकल फूड्स एज दे आर चीपर एंड रेडली अवेलेबल। आपके आसपास सीजन के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स चल रहे होते हैं, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही है, सर्दियों के अंदर कीनू जो संतरा है, जो ऑरेंजेस है, वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, राइट। तो आप संतरे खरीद के खाना शुरू कर दो। गर्मियों में क्या? गर्मियों में वाटरमेलन, मस्कमेलन, तरबूज, खरबूजा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, तो आप ये खरीद के खा लो। इससे क्या होगा? सीज़न के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी फ्रूट खाते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत नरिशिंग होता है आपकी बॉडी के लिए। एंड आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी चीज़ें सीज़न के अकॉर्डिंग मार्केट में चल रही वो हमेशा पानी से भरपूर होती है, ठीक है। और अगर आप फूड खाओगे तो फाइबर भी मिलेगा आपको प्लस वाटर भी मिलेगा, तो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। हाँ जी। चूजिंग इनएक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। सबसे अच्छे जो सोर्सेज हैं प्रोटीन और एनर्जी के, देखो एक चीज़ बताओ, प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? जो प्योर प्रोटीन और एनर्जी है वो आपको उन्हीं चीज़ों से मिलता है जो चीज़ आपके पास नेचुरली अवेलेबल होती है, जो सीधा धरती माता से आती है। धरती माता से आपके पास क्या आता है? आपके पास लेंटिल्स आते हैं, आपकी दाल हो गई, इनके अंदर कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, आपके चिकपीस हो गए, ठीक है, पीनट हो गए, पीनट भी तो आपका धरती से ही निकलता है ना। एग इज़, अब एग और चाहे कुछ भी खाए बट दिस इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोटीन। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो आप एग लिख सकते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मीट। मीट
आपके पास नहीं एक एनर्जी का प्रोटीन होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो तो डीपर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग मीट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हाँ जी, बट इफ़ यू डोंट, अगर आप उस चीज़ को नहीं मानते हो दैट्स ऑल्सो ओके। हाँ जी, what टू थिंग्स शुड यू कीप इन माइंड व्हेन प्लानिंग अ डाइट फॉर एल्डरली। बूढ़े लोगों के लिए कोई भी डाइट करने से पहले आपको कौन सी दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? न्यूट्रिशनल बैलेंस। देखो, आप सभी को पता है दैट जैसे जैसे ओल्ड एज आती है वहाँ पर हमारे लोगों के साथ क्या होने लगता है कि उनकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उनका जो बॉडी सिस्टम है वो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होता है, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। तो आपको हल्की चीज़ें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ उनको देनी चाहिए। अब वो क्या भाई, प्रोटीन होना चाहिए, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और मेंटेन बॉडी स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, क्योंकि टाइम के साथ साथ बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होने लग जाती है। और इजी डाइजेशन, खाना हल्का होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके जो पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए डाइजेस्ट करना हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। कभी उनका पेट खराब हो जाता है, कभी उनको वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर अब वो इम्यूनिटी नहीं रही है, ठीक है। तो एक तो न्यूट्रिशनल बैलेंस उनके अंदर होना चाहिए, दूसरा उनको हल्का खाना खाना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टिफनिंग एजेंट इन फैब्रिक फिनिशिंग? नेम अ सुटेबल स्टिफनिंग एजेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैब्रिक्स, देखो स्टिफनिंग एजेंट क्या होता है? वो चीज़ें जो कपड़े को जोड़ के रखती है, ठीक है। आप एक धागे से कोई भी चीज़ बना लो, जब तक वो अच्छे से जुड़ के नहीं रहेगी तब तक कपड़ा थोड़ी बनेगा। तो कॉटन के लिए कौन सा फैब्रिक स्टिफनिंग होना चाहिए, कौन सा स्टिफनिंग एजेंट होना चाहिए, और सिल्क के लिए कौन सा होना चाहिए? देखो, द रोल ऑफ स्टिफनिंग एजेंट, दीज सब्सटेंसेस स्ट्रेंथन एंड मेक द फैब्रिक फाइबर मोर ड्यूरेबल। ये जो है हमारे जो फैब्रिक है, जो धागा है, उसको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाते हैं, उसको स्टिफ बनाते हैं और शाइनियर बनाते हैं, वो चमके, ठीक है। आपने बहुत सारे कपड़े ऐसे देखे होंगे जो नेचुरली बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, ठीक है, सिल्क वाले फैब्रिक्स। तो कॉटन का जो है स्टिफनिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए? स्टार्च। कॉटन को सबसे ज़्यादा हार्ड क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। और सिल्क फैब्रिक्स को एरोरूट क्या बनाता है? एरोरूट। राइट 2 बेनिफिट्स एंड 4 रीजंस फॉर मील प्लानिंग। 2 बेनिफिट और 4 रीजन क्या 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 होते हैं मील प्लानिंग के? देखो, बेनिफिट क्या रहेंगे भाई? आपके पास समय बचता है, ठीक है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील्स, आपको हेल्दी खाना मिलता है। रीजंस, 4 रीजंस ऑफ मील प्लानिंग। मेक्स कुकिंग एंड सर्विंग फूड ईजियर, ठीक है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर मेन्यू ऑलरेडी डिसाइड होता है, ठीक है। मेन्यू के अंदर अगर आपको 5 चीज़ें हैं तो वो 5 इंग्रेडिएंट्स होटल के अंदर आपको ऑलरेडी मिलेंगे, और उन्होंने कुछ तो तैयारी ऑलरेडी करके रखी होती है। जैसे वो वेजिटेबल्स को ऑलरेडी चॉप करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मेन्यू में क्या क्या है, तो वो हर एक चीज़ को प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, खाना बनाना जो है बहुत आसान हो जाता है, और उसको सर्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड फूड वेस्टेज, खाना वेस्ट नहीं होता है और आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी नहीं होते हैं, बेफालतू में महंगा खर्चा भी नहीं होता है। इंश्योर्स ऑल फैमिली मेंबर्स रिसीव बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन सबको मिलता है, ठीक है। सेव्स एनर्जी एंड टाइम इन कुकिंग, कुकिंग के अंदर टाइम बचता है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अ गुड मील प्लान यूटिलाइजेस लेफ्ट ओवर फूड। पहला क्या कह रहा है कि जो अच्छा मील प्लान है वो जो है बचे हुए खाने का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चिकपीस शुड बी सोक्ड ओवरनाइट बिफोर कुकिंग। चने को यूज़ करने से पहले रात को भिगो के रखना चाहिए। देखो, व्हाई डज अ गुड मील प्लान यूटिलाइज लेफ्ट ओवर द फूड? दिस रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एंड फूड वेस्टेज। आपने कभी कभी देखा होगा दैट रात को आपके घर पे दाल बहुत ज़्यादा बच जाती है, तो सुबह मम्मी क्या करती है, दाल को आटे के अंदर गूंद देती है और फिर उसके पराठे बना देती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया कि फूड वेस्ट भी नहीं हो रहा, और उसके लिए कुछ नया बना के हमने खिला दिया। हालांकि वो इतना हेल्दी नहीं होता है, बट वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं होता है, ठीक है। वाई शुड चिक पीस बी सोक्ड ओवरनाइट बिफोर कुकिंग? दिस सॉफ्टन्स द चिक पीस। आपने घर पे देखा होगा कि चना बनाने से पहले मम्मी हमेशा रात को उसको भिगो के रख देती है, सुबह सीटी मरवाती है, फिर उसका खाना बनता है, राइट। रात को क्यों भिगो के रखते हैं? ताकि वो जो है सॉफ्ट हो जाए। चने क्या होते हैं, पहले वो फूलते हैं, वो साइज़ के अंदर बड़े होते हैं, फिर सीटी लगने के बाद फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही उनको उबालने लग जाओगे, वो नहीं होंगे, पता नहीं कितने घंटे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी बचती है आपकी कुकिंग की। आपने राजमा देखा होगा, राइट, आप सभी राजमा तो खाते ही होंगे। तो मम्मी क्या करती है, पर आपने ऐसा तो नहीं कि अभी कहा मम्मी राजमा बना दो, मम्मी ने अभी बना के प्रकट कर दिया,
ठीक है, आपको एक दिन पहले बताना पड़ता है कि कल हमें राजमा खाना है, ठीक है, फिर आपके घर पे जो भी वर्कर्स होते हैं वो बनाएंगे, या फिर आपके घर पे जो भी काम करता है। 2 एडवांटेजेस ऑफ सोप कंपेयर टू डिटर्जेंट। भाई सोप डिटर्जेंट से बेहतर क्यों है? ठीक है, सोप जो है वो नेचुरल होता है, स्किन फ्रेंडली होता है और रिजल्टिंग इन लेस ड्राइनेस ऑफ स्किन, उससे स्किन कम ड्राई होती है। ठीक है, soap has less impact on environment because it's biodegradable। बायोडिग्रेडेबल होता है तो उसका इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द 4 प्रिकॉशंस वुड यू टेक व्हेन स्टोरिंग वुलन शॉल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अपने वुलन शॉल्स को, ऊन के शॉल को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक आप कौन सी 4 प्रिकॉशंस लेंगे? स्टोर द शॉल ओनली आफ्टर क्लीनिंग एंड ड्राई देम। भाई धो के सुखाने के बाद ही तो डालोगे, गीली शॉल्स को थोड़ी डाल दोगे। ठीक है, स्टोर देम इन अ वेल वेंटिलेटेड एंड ड्राई प्लेस, सूखी जगह पे स्टोर करोगे। नीम के पत्तों को या फिर कपूर की गोली जैसे नेप्थलीन बॉल्स को डालोगे इंसेक्ट से बचाने के लिए। फोल्ड द शॉल्स नीटली और स्टोर देम इन क्लॉथ बैग्स। क्लॉथ बैग के अंदर डाल दो, राइट। आपके घर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स रखे होंगे जिनके अंदर आप क्लॉथ स्टोर करते हो, फिर उनको अलमारी के अंदर रख देते हो। ठीक है, ताकि उनकी शेप बनी रहे, उनके अंदर इंसेक्ट्स ना घुसे, चूहे ना घुसे, चूहे खा जाते हैं कपड़ों को। ठीक है, योर सिल्क गारमेंट्स हैव डेवलप्ड होल्स ड्यूरिंग द स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आपके जो सिल्क के कपड़ों में छेद हो चुके हैं। व्हाट कुड बी द 4 पॉसिबल रीजंस फॉर दिस? क्या रीज़न हो सकता है? इंसेक्ट इन्फेस्टेशन सच इज क्लॉथ मोथ्स एंड डैमेज सिल्क गारमेंट्स। क्लॉथ मोथ्स होते हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, आपके कपड़ों को खराब कर देते हैं। इन प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस, स्टोरिंग इन डैम्प एंड वेट प्लेसेस। गीली जगह पर अगर कपड़ों को रखोगे तो वो खराब हो जाएंगे। एक्सेसिव प्रेशर और फ्रिक्शन, बिल्कुल ही टाइट पैकेजिंग कर दी है, इतना टाइट कर दिया है कि कपड़ों को ही सांस नहीं आ रहा है, तो उससे भी खराब हो जाते हैं। एक्सपोजर टू सनलाइट और केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट और हार्श केमिकल्स कैन वीकन द सिल्क फैब्रिक। सिल्क फैब्रिक को ज़्यादा देर धूप के अंदर नहीं रखा जाता है। आपने देखा होगा आपकी मदर जो है वो ज़्यादा देर सिल्क फैब्रिक्स को नहीं रखती है क्योंकि कपड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, वहाँ से छेद होने लग जाते हैं। मानसी इज पनिश्ड एवरी डे फॉर नॉट रीचिंग स्कूल ऑन टाइम। मानसी जो है वो डेली स्कूल लेट पहुंचती है। गिव हर 4 सजेशंस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसे कौन से 4 सुझाव देंगे? सबसे पहले कि भी मानसी जल्दी उठ सकती है और वो एक रूटीन तैयार कर सकती है अपने समय को बचाने के लिए। वो क्या कर सकती है, वो एक पेज है उसको लिख ले कि भाई मैं 5 बजे उठूँगी, 6 बजे तक मुझे ब्रश करना है, मुझे नहा लेना है और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेना है, 6 से 7 तक मैं मानसी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकती है और उसे चेक कर सकती है कि सभी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसने अपना बैग पैक किया है कि नहीं किया, और खाना खा ले और फिर 8 बजे अपनी बस स्टैंड पर पहुंच जाए बस में पहुंचने के लिए। तो वो ऐसी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकती है। प्रिपेयरिंग द नाइट बिफोर, एक रात पहले, कल स्कूल जाना है तो आज ही रात को प्रिपेयर कर ले कि भाई कल क्या क्या करना है। जैसे बैग को बेड के पास रख दे, ठीक है, फिर स्टडी टेबल पर रख दे बैग को, कपड़ों को जो है प्रेस करके रखे, आयरन करके रखे कपड़ों को, उनको तैयार करके हैंगर पे लटका दे। ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, अननेसेसरी टास्क को छोड़ दे। ठीक है, प्लान योर रूट, चूज अ सेफ एंड क्विक वे, सेफ और क्विक वे से जल्दी से स्कूल पहुंच जाए। प्लान अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट फॉर ए टीनेज गर्ल। टीनेज गर्ल क्यों यहाँ पर मेंशन किया गया है? तो टीनेज जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज होती है जहाँ पर आप एडोलसेंट होते हो, ठीक है, आप मेच्योर होने लगते हो। वहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाना खाओ, साफ खाना खाओ, क्योंकि आपने अपने बहुत ज़्यादा बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा, राइट, कि बच्चा जो है वो अपनी 20s तक जिस प्रकार का खाना खाता है वही उसको सारी उम्र फ़ायदा देता है। आपने आज भी देखा होगा दैट आपके बहुत सारे बुजुर्ग जो बिल्कुल ही घर का खाना, खिचड़ी वगैरह खाकर बड़े हुए हैं, वो आज तक कितने ज़्यादा हेल्दी है। आज भी वो बहुत अच्छे से वॉक करके आते हैं, उनकी बॉडी हेल्दी है, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई भी रोग नहीं है, वो बिल्कुल फिजिकली हेल्दी है। क्यों है वो हेल्दी? क्योंकि उन्हें प्रॉपर बैलेंस डाइट खाया है, उन्होंने घी खाया है, उन्होंने खिचड़ी खाया है, उनको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिले, और फिर उन्होंने वर्कआउट भी किया है उतना ही। ठीक है, तो सीरियल जो है वो देंगे एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, 2 से 3 रोटी, पराठास।
दिन में एक टाइम के अंदर जब आपका सूरज पीक पर होता है तब आपको बहुत अच्छे से खाना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी आजकल स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं कि मैम हम रोटी और चावल तो खाते ही नहीं है, विच इज़ सो नॉट हेल्दी। कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बैलेंस्ड हर एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं करना है किसी ने भी कि कोई खाना ही, मतलब रोटी ही खाना छोड़ दिया, चावल ही खाना छोड़ दिया। आपके रीजन के अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ खानी चाहिए, ज़रूरी है। बस उसका कि आप कितने टाइम खा रहे हो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। प्रोटीन सोर्स क्या है, आप एक अंडा खा सकते हो या फिर आप रीजन के अकॉर्डिंग, देखो ये चीज़ डिपेंड करती है, हर किसी की बॉडी टाइप उनके रीजन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे नॉर्थ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दूध दही घी ये सब चीज़ें खाते हैं, तो वो चीज़ वो उनकी बॉडी उसी तरीके से डेवलप हुई है, ठीक है। साउथ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इडली सांभर खाते हैं, तो उनकी बॉडी इसी तरीके से डेवलप हुई है। अगर आप उन लोगों को रोटी एकदम खिलाना स्टार्ट कर दो कि उनका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें डाइजेस्टिबल नहीं है, राइट। फ्रूट एंड वाइटामिन सोर्स, फ्रूट विटामिन का सोर्स है, फल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नैक एंड एक्स्ट्रा, अ हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स, स्प्राउटेड चिकपीज, स्प्राउट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकपीज खा लो, नट्स खा लो, आप अपना ये बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, वो आप खा सकते हो। बेनिफिट्स, द टीनेज गर्ल गेट बेनिफिट्स, एनर्जी, प्रोटीन एंड vitamins which helps her maintain her strength throughout the day for studies and sports. So your 30th question is, what four main pieces of information do we get from the RDA tables provided by the ICMR? ठीक है, सबसे पहले हम RDA की फुल फॉर्म जान लेते हैं। RDA की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस का मतलब होता है ये एक अमाउंट जो है प्रोवाइड किया जाता है कि आपको डेली आपके शरीर को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उम्र के हिसाब से। ये हमें RDA से पता लगता है। RDA हमें बताता है कि आपके उम्र के अनुसार आपके शरीर को डेली किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ICMR होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत की, जो हमें मेडिकल और हेल्थ रिसर्च करती है हमारे, और हमें गाइडलाइन देती है कि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, हमारे शरीर को कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सबसे पहला, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, हमारे पास क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, उम्र के हिसाब से आपकी कौन कौन सी ज़रूरत है, बच्चों की क्या ज़रूरत है, एडोलसेंट, अडल्ट, एल्डरली, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग भी जो है हमारी नीड्स अलग होती है, ठीक है। मैन यूजुअली ईट मोर देन वुमेन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैन इज अ नेचुरली स्ट्रॉन्गर पीशीज देन वुमेन, ठीक है। नेचुरली मैन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों, फिर उनको खाना ज़्यादा लगता है। अब इट डजंट मैटर, आपने बहुत बार देखा होगा दैट 60 kgs कि वुमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो फैट मानी जाती है, हालांकि 60 kgs के जो मैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का नेचुरल डिस्पोजिशन होता है। Requirements according to the gender and nutritional requirements in a special circumstances such as pregnant and breastfeeding women. Pregnant और breastfeeding women की requirements अलग होती है, उनको अलग खाना होता है, आपने देखा होगा आपके घर में, ठीक है, किसी pregnant women को। 31st question is, what four factors would you consider when planning a time schedule for a working woman? जब जॉब वाली women होती है, जो working women होती है, उनके लिए कैसा schedule होना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क्स बहुत ज़रूरी है, पहले प्रायोरिटी वाली चीज़ें रखो कि भाई हम आज के दिन में ये वाली चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाली तो करनी ही करनी पड़ेगी। टाइम अवेलेबिलिटी, कि हर एक काम के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। जैसे खाना है, खाने के लिए 1 घंटे रख लो, अच्छे से आप खाना भी खा लोगे, ठीक है, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा, फ्रेश भी हो जाओगे, फिर आप वापस काम पे जाओ, ठीक है। एनर्जी लेवल्स, स्केड्यूल टास्क अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी लेवल्स आइदर मॉर्निंग और इवनिंग। अब भाई जो काम है उसका एक एनर्जी लेवल भी देखा जाता है। जैसे मान लो कि कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, तो वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पहले वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाएगी, उस टाइम पे एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, काम भी अच्छे से हो जाएगा और वो चीज़ निपट भी जाएगी। रेस्ट एंड पर्सनल टाइम और रेस्ट के लिए भी आपको टाइम देना चाहिए, सोना, पर्सनल एक्टिविटीज़, ठीक है, रेस्ट के लिए कितना टाइम होता है। व्हाट 2 पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड व्हेन स्टोरिंग पेरिशेबल फूड आइटम्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स
टू, देखो पेरिशेबल फूड का क्या मतलब होता है? पेरिशेबल फूड वो खाना होता है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पॉइल या फिर ख़राब हो जाता है अगर उसे अच्छे से स्टोर ना किया जाए। जैसे मिल्क है, दूध है, ठीक है, अगर गर्मियों में आप दूध जो है ज़्यादा टाइम तक गर्मी में रख दोगे तो दूध ख़राब हो जाता है, वो दूध फट जाता है, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को आपको फ्रूट्स को फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखना होता है, बाहर गर्मी में वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें अब हमें कैसे करना चाहिए? स्टोर इन अ क्लीन एंड कवर्ड प्लेस, कवर्ड प्लेस पे रहना चाहिए जहाँ पर उनको धूल मिट्टी ऑर्गेनिजम्स ना लगे। स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी और सूखी जगह पे ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए ताकि वो उनकी क्वालिटी और टेस्ट मेंटेन करें, ठीक है। लिस्ट एनी 2 गाइडलाइंस टू बी फॉलोड टू इंश्योर हाइजीन व्हाइल सर्विंग फूड, खाना परोसते समय कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? सर्व फूड ओनली आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स एंड यूजिंग क्लीन यूटेंसिल्स, साफ बर्तनों के अंदर हाथ धोने के बाद आपको खाना सर्व करना चाहिए। सर्व फूड कवर्ड एंड केप्ट वार्म टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, खाने को ढक कर रखना चाहिए और उसको गर्म रखना चाहिए ताकि वो कंटेमिनेटेड ना रहे, ताकि उसके अंदर जीव जंतु पैदा ना हो जाए, ठीक है। अडॉप्टिंग एनर्जी सेविंग पोस्चर्स रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन, एनर्जी सेविंग पोस्चर्स को जब आप जो है अडॉप्ट करते हो, उनको करने लगते हो तो आपका फिजिकल स्ट्रेन कम हो जाता है। ऐसे 2 एग्जाम्पल्स दो, ठीक है। गैदरिंग ऑल द यूटेंसिल्स एंड इंग्रेडिएंट्स बिफोर स्टार्टिंग कुक आफ्टर कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन, सभी जो बर्तन है, इंग्रेडिएंट्स जो मसाले वगैरह आपको सब्जी बनाने के लिए चाहिए होते हैं, पहले उनको एक जगह पे इकट्ठे कर लो, ठीक है। टू कुक आफ्टर कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन, दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर द फ्रीक्वेंट मूवमेंट, इससे क्या होगा? जब सारी चीज़ें एक जगह पे होगी तो आपको बार बार हर जगह पे घूमना नहीं पड़ेगा। वॉशिंग सिमिलर टाइप ऑफ क्लोथ्स टुगेदर व्हाइल डूइंग लॉन्ड्री, कपड़े धोते समय एक जैसी चीज़ें एक साथ धो लो, जैसे जितने भी सफ़ेद कपड़े वो एक साथ ही धो दो, ठीक है। हाँ जी, mention 2 alternatives to expensive protein source that can be included in a balanced diet, प्रोटीन के ऐसे कौन से सोर्स हैं, एक्सपेंसिव सोर्सेज हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो बैलेंस डाइट पे? लेंटिल्स एंड चिकपीस इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एग्स एंड पीनट्स इजीली अवेलेबल होते हैं और न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सजेस्ट 2 ways टू इनकॉर्पोरेट लेफ्ट ओवर फूड इनटू मील्स, लेफ्ट ओवर बचा खुचा खाने को आप कैसे उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो? प्रिपेयरिंग अ न्यू डिश, नई डिश को आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे लेफ्ट ओवर जो दाल हो गई, सब्जी हो गई, उससे आप पुलाव, सूप या फिर पराठा बना सकते हो। स्टोरिंग सेफली इन द रेफ्रिजरेटर एंड यूजिंग इट द नेक्स्ट डे, अच्छे से बचे हुए खाने को फ्रिज में रख दो ढक के और फिर अगले दिन उसको यूज़ कर लो। खाना कवर्ड है तो वो खराब भी नहीं होगा और दोबारा उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिसाइड्स द ISI मार्क, व्हाट 2 other things would you consider when buying a toy for a 6-month-old baby? 6 महीने के बच्चे के लिए ISI मार्क के अलावा और क्या चीज़ आप देखोगे जो उसके लिए खिलौना खरीद? हाँ जी, सबसे पहले हम ISI के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ISI मार्क क्या होता है? ISI की फुल फॉर्म में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI मार्क जो है एक सर्टिफिकेशन का मार्क होता है जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी और सेफ्टी जो है मीट कर सके, जिसे कौन से स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके? हमारे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें मैच करना चाहिए, ठीक है। ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गई या फिर वैसे कोई प्रोडक्ट हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो गया, इन सब की सेफ्टी के बारे में वो करते हैं। सेफ्टी एंड मटीरियल्स, टॉयज़ जो है वो खिलौने जो वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, हल्के होने चाहिए और उनका कोई शार्प एज नहीं होना चाहिए। आपने अच्छा वो देखा होगा कि छोटे बच्चों के जो खिलौने वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बॉल्स होती है या फिर जो भी खिलौना तो उसके कोई शार्प एजेस नहीं होते हैं। एज अप्रोप्रिएटनेस, जो खिलौने हैं वो बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग बनाए जाने चाहिए, उम्र के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए ताकि वो अच्छे से खेल सके और उनको जो है किसी भी चीज़ की गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। Identify 2 harmful effects of adulterated maternal yellow on health. Maternal yellow किसके अंदर मिलाया जाता है? हल्दी के अंदर। maternal yellow जो है वो टर्मरिक, हल्दी के अंदर एक सब्सटेंस है जो मिलाया जाता है जो उसको हल्दी जैसा दिखाता है बट वो हल्दी नहीं होता है, जो कि बहुत अनहेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, दिक्कत होती है, पेट में दर्द, वोमिटिंग, डायरिया होने लगता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्लड डिसऑर्डर्स और किडनी या फिर लीवर को डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है जितनी भी चीज़ें हैं हो सके उतना घर पे बना के खाओ, क्योंकि आजकल मिर्चों के अंदर भी, कैन यू इमेजिन, मिर्चों के अंदर भी केमिकल्स डाले जाते हैं,
ठीक है। वाई इज ब्लीच यूज इन क्लोथिंग केयर एंड मेंटेनेंस, ब्लीच को क्लोथिंग केयर के अंदर क्यों इंक्लूड किया जाता है? एग्जाम्पल दो कि ब्लीच का क्या डेली रूटीन के अंदर क्या यूज़ किया जा सकता है। वाई ब्लीच इज यूज इन क्लोथिंग केयर एंड मेंटेनेंस, ब्लीच इज यूज रिमूव स्टेन्स, ये हमारे जो स्टेन्स लगे हुए हैं, दाग धब्बे लगे हुए उनको निकालता है, बैक्टीरिया रिमूव करता है, डिसकलर्ड डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ्स। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरीन बीच सच एज हाउस होल्ड क्लोरोक्स, ठीक है, क्लोरीन, हाँ जी। वाई इज ब्लू कलर एडेड टू वाइट क्लोथ्स वाइल वॉशिंग, नील, नील के बारे में पूछा गया कि कपड़े धोते वक्त नील को क्यों डालते हैं? व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक वाइल एडिंग द ब्लू कलर, ब्लू कलर डालने से पहले आप क्या प्रिकॉशन लोगे, क्यों डालते हैं? वाइट क्लोथ्स टेंड टू टर्न स्लाइटली येलो, जो सफ़ेद कपड़े हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो थोड़े थोड़े येलो होने लग जाते हैं। द ब्लू कलर ब्लूइंग एजेंट मेक्स देम अपीयर वाइटर एंड ब्राइटर, आपने अपने घर पे देखा होगा कि मम्मी जो है सफ़ेद कपड़ों के अंदर नील डालती है। प्रिकॉशन वाइल एडिंग ब्लू कलर, एड इट इन द प्रिस्क्राइब्ड क्वान्टिटी ओनली, एडिंग टू मच कैन मेक द क्लॉथ्स टर्न ब्लू, जब बहुत ज़्यादा नील पड़ जाते हैं तो कपड़े जो है वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल कम मात्रा के अंदर डालना चाहिए। राइट, एनी टू मेजर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय ICMR फॉर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस डाइट, टू मेजर गाइडलाइंस फ्रॉम ICMR फॉर प्रिपेयरिंग अ बैलेंस डाइट आर, भाई बैलेंस डाइट के अंदर ICMR क्या क्या कहता है, क्या क्या होना चाहिए? ICMR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ने क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हुए हैं? पहला है बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, द डाइट शुड इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, भाई ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। डाइवर्सिटी एंड सीजनल फूड, इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार का खाना होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। एंड यूज सीजनल एंड लोकली सोर्स्ड फूड्स, आपके आसपास एरिया के अंदर जो खाना मिलता है वही खाएं। आपने कभी देखा है कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, वो महंगी तो होती है लेकिन वो आपके शरीर के लिए भी अच्छी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ वो फॉरेन लैंड पे बनी है, ठीक है, वो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं है वो चीज़ें, जैसे ब्लूबेरीज है, ठीक है, ब्लूबेरीज हमारी इंडियन स्टमक के लिए नहीं इतनी हेल्दी होती क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर डाइजेस्ट वो हो भी जाए तो उसका फ़ायदा हमारे शरीर को कुछ नहीं मिल रहा होता है। दूसरी चीज़ है, आप एक खुद देखो कि जब फॉरेन लैंड से जब आपके पास कोई फ्रूट आता है, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलता है भाई? 4-5 दिन के बाद तो फ्रूट्स भी सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट होकर जब कोई चीज़ आती है तो उस चीज़ों को कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, ठीक है, 1 मंथ, 1 महीने तक वो फूड खराब क्यों नहीं होते भाई? बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो ये जितने भी लोग जो इम्पोर्टेड चीज़ें खाते हैं ना वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। और अगर भाई हेल्दी तो तब होंगे ना जब ताज़ा खाएंगे, वो आप बासी चीज़ें खा रहे हो जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि वो जो आपके पास जो फ्रूट आया है वो गंदा ना हो, और आप वैसे वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। व्हाट आर द 4 एरियाज इन किचन दैट शुड बी क्लीन ऑन वीकली बेसिस, हफ्ते भर आपको कौन सी चीज़ें साफ रखनी चाहिए? काउंटर एंड टेबल सर्फेसेज, ये हफ्ते में नहीं, ये तो आपको डेली साफ करना चाहिए। आपका किचन काउंटर बिल्कुल साफ होना चाहिए, कबर्ड एंड शेल्फ्स भी साफ होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर आप अपने बर्तन रख रहे हो, यूटेंसिल्स रख रहे हो, ठीक है। बर्तन वहाँ से उठा के सीधा आप यूज़ करते हो और उन्हीं बर्तनों में पहले से ही अगर गंदगी लगी होगी तो वो तो आप फिर सीधा खा ही लोगे ना। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र भी आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। फ्लोर एंड ड्रेन्स भी आपके बिल्कुल साफ होने चाहिए। लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। इमोशनल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर क्या क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, बच्चे जो है उनके अंदर इमोशंस आने लग जाते हैं, वो खुश होते हैं, वो रोते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है, ये उनकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है। एबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप्स, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद फैमिली एंड क्लोज पीपल। आपने देखा होगा ना छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी फैमिली को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, दादी, मम्मी, पापा, नानी, चाचा, मामी, इन लोगों को पहचानते हैं क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये करीबी लोग हैं। वो बच्चों की एक हियरिंग, सबसे पहले उनका हियरिंग, आईज, जैसे उनकी ईयर्स, आईज, एंड देन होती है उनका तो सबसे पहले वो सुनते हैं अपने आसपास के लोगों को, फिर उन्हें वो देखकर पहचानते हैं, फिर वो बोलना स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। तो सुनते हैं, वो फेमिलियर हो जाते हैं आसपास के लोगों की आवाज़ को लेकर, वो देख कर भी अपने लोगों को समझने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि हाँ, इस इंसान को मैं डेली देखता हूँ, ये मेरे साथ खेलता है, ये मुझे खाना खिलाता है, तो ये कौन है। ठीक है। मदर का अपनी माँ के साथ बच्चों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और एक नोज़ का, बच्चों की नोज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है। वो अपनी मम्मी की खुशबू को पहचानते होते हैं। जब एक बच्चा बिल्कुल न्यूली जस्ट अभी उसका अभी बर्थ हुआ है, तो वो अपनी मदर की स्मेल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होता है। ठीक है। तो बच्चों की एक तो मम्मी के दिल की धड़कन वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसीलिए पैदा करते ही बर्थ के सीधे बाद एक बेबी को मदर की चेस्ट के ऊपर लेटाया जाता है, क्योंकि वो अपनी मदर के हार्ट बीट से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, और दूसरा वो उनकी स्मेल से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है उनकी सबसे पहले डेवलप होती है। मेंशन एनी टू मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑब्जर्व्ड इन 3 to 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 3 से 6 साल के बच्चे के अंदर कौन सी जो है डेवलपमेंट्स आप देखते हो। कलरिंग एंड ड्राइंग, मोटर स्किल्स, पहले हाथ पैर चलाना सीखेंगे बच्चे। ठीक है। उंगलियां हिलाएंगे, अपने अंगूठे को चबाएंगे। ठीक है। उनका बकल कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, उनको पता लगता है। राइडिंग अ बाइसिकल एंड थ्रोइंग एंड कैचिंग अ बॉल, फिजिकल बैलेंस जो है यहाँ से ग्रॉस मोटर स्किल्स बढ़ती है। ये 70 ओल्ड की दादी हैज़ कम टू स्टे विद यू फॉर अ फ्यू डेज, व्हाट 4 थिंग्स वुड यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग मील्स फॉर हर। उनके लिए खाना बनाते समय अपनी 70 साल की दादी के लिए आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशियल बैलेंस होना चाहिए भाई, उनके खाने के अंदर हर एक चीज़ भरपूर होनी चाहिए, वाइटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी। ठीक है। इजी डाइजेस्टिबिलिटी, खाना जो है वो हल्का होना चाहिए, मिर्च मसाले कम हो और आसानी से पच सके। खिचड़ी, दलिया। फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए, सूप होना चाहिए, लस्सी होना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन कम हो। क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स, छोटी मात्रा में रेगुलरली उनको 3 टाइम का खाना देना चाहिए, ताकि आपके उनके पेट के ऊपर दबाव ना पड़े। ठीक है। स्टेट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ हैविंग लेजर टाइम इन अ पर्सनस डेली रूटीन। लेजर टाइम होने से क्या क्या होता है। स्ट्रेस रिडक्शन, देखो अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो और वहाँ पर आप 30 मिनट्स का रेस्ट ले लो, तो वहाँ से क्या होगा, आपके माइंड को शांति मिलेगी, आप थोड़ी देर चुप रहेंगे, आपकी बॉडी आप फिजिकली एंड इमोशनली आप तो है रिलैक्स करेंगे। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो दैट आप काम ही नहीं कर पाते हो, आपका दिमाग ही कहीं और चल रहा है, तो स्ट्रेस कम होता है। डेवलपिंग ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटरेस्ट, इंसान खाली बैठ के ही उसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। ठीक है। वो बैठे बैठे सोच रहे थे एंड अचानक उनके पास कोई आइडिया आ जाता है, तो यहाँ से उनको रिलैक्स मिलता है और फिर वो अच्छे से सोच पाते हैं। केसरी दाल is often used as a food adulterant. In which two food items is it commonly used as adulterant? State one diverse effect on health from consuming it. देखो, केसरी दाल is used as an adulterant in flour, ground flour, मतलब कि आटे के अंदर और बेसन के आटे के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं। इट कैन कोज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है। राइट 2 reasons for the difference in prices of goods from one shop to another. साबुन एक दुकान में मिल रहा है 40 रुपए का, और यही साबुन दूसरी दुकान पे मिल रहा है 25 रुपए का। क्या रीज़न होता है। सबसे पहला लोकेशन एंड शॉप रेंट्स, भाई शॉप रेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के प्राइस बदलते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में जाके देख लो, पैंट आपको खरीदनी है, ठीक है, अगर आप एक वही पैंट अगर आप किसी सरोजनी नगर जैसी जगह से खरीदोगे, तो आपको वही पैंट मेरे ख्याल से 400-500 रुपये पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पैंट को खरीदोगे, अगर आप साउथ दिल्ली के किसी भी पार्ट से, जैसे आप सीपी से अगर पैंट खरीद रहे हो, तो वही पैंट आपको 2000 की मिलेगी। ठीक है। और अगर आप एक ब्लैक पैंट को साउथ दिल्ली से खरीदोगे, ठीक है, वहाँ से किसी भी पार्ट से अगर आप खरीदोगे, तो आप वो वही पैंट 8 से 10,000 के अंदर मिलेगी। तो लोकेशन और शॉप रेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ब्रांड एंड क्वालिटी भी मैटर करती है, किस ब्रांड से खरीद रहे हो। ठीक है। अगर आप H&M से खरीद रहे हो, ज़ारा से खरीद रहे हो, तो इन सब की प्रोडक्ट्स का प्राइस तो अलग ही होता है। ठीक है। Name 2 reagents you would use to remove a tea stain from your white cotton tablecloth. अपने टेबल क्लॉथ से
चाय का दाग हटाने के लिए क्या करोगे, लेमन जूस और सोपी वाटर आप यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, लेमन जूस से वो स्टेन जो है वो हल्का हो जाएगा, ठीक है, और साफ जल्दी हो जाएगा, और सोपी वाटर से ताकि वो फैब्रिक जो है वो क्लीन हो जाए। विच टू रिएजेंट्स कैन बी यूज टू रिमूव बॉल पॉइंट पेन स्टेन फ्रॉम अ चाइल्ड्स वाइट कॉटन शर्ट। बच्चे की सफ़ेद शर्ट पे से बॉल पॉइंट पेन का मार्क आप कैसे हटाओगे, पहले तो उसके ऊपर शराब छिड़कोगे ताकि जो मार्क है इंक का वो कम हो जाए, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप क्लोव ऑयल छिड़क दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल ही इंक को रिमूव कर देता है। और यहीं पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आधी से ज़्यादा चीज़ें रिपीट हुई है, यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ बार बार। 1 क्वेश्चन के नंबर हो गए, 2 क्वेश्चन के नंबर, 3 क्वेश्चन के नंबर, 4 के और 5 के। चीज़ आप एक ही पढ़ोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एक चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट की वीडियोस 5 से 10 जगह से देख रहे हो, मटेरियल आपको लगभग सेम मिलने वाला है, जगह जगह से पढ़ोगे कन्फ्यूजन बढ़ने वाला है, पता नहीं लगेगा क्या ज़रूरी है क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इसी सोर्स को पकड़ो, किसी भी एक सोर्स को पकड़ लो। मटेरियल आपको सभी इंपॉर्टेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सोर्स को पकड़ो, अच्छे से रिवीजन करो। राइट नाउ आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पे होना चाहिए बस, ठीक है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अब कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है, एक सोर्स को पकड़ो, रिवीजन करते रहो बार बार, जो चीज़ नहीं हो रही है उसको बार बार ट्राई करते रहो। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, दैट्स इट फॉर टुडे।